अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 स्टडी करने जा रहे हैं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन अ सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज इज अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड रूल्स. जो भी कुछ रूल्स हमारे हैं, जैसे इन्वेंट्री के लिए हम बोलते हैं ना, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, लाइक दैट. तो अभी हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी करने जा रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 1 2. किसके बारे में? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. क्या आप सोच सकते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल का, कि बिजनेस में गवर्नमेंट से पैसे, मनी कब मिल सकता है? कोई भी रीजन कुछ भी होने दो, मनी मिल रहा है मुझे. एक दो एग्जांपल दे सकते हैं ट्रांजेक्शन के, भाई ये ट्रांजेक्शन में मुझे गवर्नमेंट से मनी मिल रहा है. या सब्सिडीज. बिल्कुल सही. सपोज गवर्नमेंट ने एक स्कीम, वेरी नाइस अनिकेत, ये चतुर का आंसर नहीं है, हाँ, ये आमिर खान का है. वेरी गुड. सो तुम्हारे पास दोनों कॉम्बिनेशन है, राइट. रिया ने भी कुछ आंसर दिया है. रिया ने क्या आंसर दिया है? उसके लिए मेरे को स्कॉलरशिप बिल्कुल मिल सकती है, बट हम लोग है ना यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, बिजनेस की बात कर रहे. रिया, यू आर राइट कि गवर्नमेंट से हमें स्कॉलरशिप मिलती है, बट माय मेन पॉइंट इज हावेवर बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं. सो बिजनेस के लिए वन एग्जांपल, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है कि बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टार्ट करो, एंड गवर्नमेंट विल गिव यू सम मनी बेस्ड ऑन द मनी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट. और कोई एग्जांपल देना चाहते हैं आप लोग? गवर्नमेंट से पैसे कब मिलते हैं? सर कैश इंसेंटिव. क्या? कैश इंसेंटिव. हाँ, कब, लेकिन क्यों? कैश इंसेंटिव्स, बिल्कुल सही. फॉर व्हाट? बिल्कुल सही. सर जब कोई कुछ सोशल स्कीम या फिर कुछ चलेगा. यू डू सम कॉर्पोरेट सोशल एक्सपेंस, गवर्नमेंट गिव्स यू सम मनी. केशव बोलता है इनपुट टैक्स, यू मीन टू से गवर्नमेंट टैक्स रिफंड करती है. चलो ओके. इंसेंटिव स्कीम, गवर्नमेंट बोलती है आप एक्सपोर्ट करो अपना गुड्स, बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट विल गिव यू सम मनी. गवर्नमेंट अवार्ड वगैरह भी अनाउंस करती है, ठीक है. तो हमको जो गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, फॉर व्हाट एवर मे बी द रीजन, सब्सिडी है, इंसेंटिव है, रिफंड है, वो सबकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में हम किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं? Accounting for government grant. Government grant means whatever money we get from the government for whatever may be the reason. So लिखना start करो. Accounting for government grant. This is accounting standard 12. Accounting for government grant. ठीक है, चलिए कुछ बातें लिखते हैं, लिखते लिखते समझते भी जाएंगे. गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है, ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. जैसे हमको यूनाइटेड नेशन से कुछ पैसे मिले, मुझे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी में पैसे मिले. इट कैन बी एनीथिंग. सो गवर्नमेंट हैज गॉट अ वाइडर मीनिंग, नॉट ट्रेडिशनल सेंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या लगता है फॉरेन गवर्नमेंट भी आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कवर अप कर रहे हैं. ठीक है. ग्रांट माने क्या? एनी मनी, कैश में, अकाउंट में. ग्रांट मीन्स एनी कंसिडरेशन, या कोई भी वैल्यू allowed in
cash or a kind whose value can be placed. However, tax exemption tax deduction are not considered as government grant. टैक्स एग्जम्पशन क्या? जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, अब बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्टार्ट करो, फर्स्ट 5 years नो इनकम टैक्स, दैट्स अ टैक्स एग्जम्पशन. टैक्स हॉलीडे भी कभी कभी बोलते हैं. टैक्स डिडक्शन क्या होता है? बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टार्ट करो, सेक्शन 80 आए, आपको 25% ऑफ द प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगेगा, यू नो लाइक दैट, टैक्स डिडक्शन. सो टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शन गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, वहां हमें मिलता कुछ नहीं है, हम पे नहीं करते, बट हमें कुछ नहीं मिलता है. सो क्या सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट है? क्या इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ग्रांट है? इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट वगैरह, हाँ. ड्यूटी ड्रॉबैक वो भी एक इंसेंटिव स्कीम है, हाँ. टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स हॉलीडे, टैक्स डिडक्शन, वो सब गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है. वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होता है बिकॉज वहां हमें मिलता कुछ नहीं है. ठीक है. तीसरा मेन वन अभी. सो गवर्नमेंट ग्रांट हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? रिकॉग्नाइज करना मतलब किताब में उसकी एंट्री कब करेंगे? सो गवर्नमेंट ग्रांट्स मुझे रिसिप्ट बेसिस पर करना है. रिसिप्ट माने एक्चुअल पैसा मिलता है तब, कि अक्रूवल मतलब ड्यू होता है तब? जैसे क्रेडिट सेल किया तो अक्रूवल हो गया ना, डेटर्स टू सेल, पैसा तो बाद में आता है. सो शुड आई रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट ऑन रिसीट बेसिस और ड्यू बेसिस? तो जनरल आंसर है अक्रूवल बेसिस, provided some 1 or 2 simple conditions are satisfied. So general rule, if ask me somebody कि ग्रांट रिसीट बेसिस पर है या अक्रूवल बेसिस पर है, तो ऑब्वियसली अक्रूवल बेसिस पर है. बट वो ग्रांट अक्रू कब होता है? ग्रांट अक्रू कब होता है? सो गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब अक्रू कब होता है? इफ the following conditions are satisfied. Government grant can be recognized if following conditions are satisfied. Condition number 1, conditions relating to grants have been complied with. And second, there is reasonable certainty of collection of grant. क्या मीनिंग है? मुझे गवर्नमेंट ग्रांट की सपोज अक्रूवल बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर एंट्री करनी है, तब मैं कब करूं?
तो पहला रूल ये है, कंडीशंस रिलेटिंग टू ग्रांट्स हैव बीन कंप्लाइड विथ, मतलब ग्रांट्स मिलने की जो भी कंडीशन है मैंने फुलफिल कर दिया है। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस किया था बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो, तो मैंने बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश कर दिया है और फॉर्म वगैरह भर के गवर्नमेंट को क्लेम भी कर दिया है। तो इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई ना, मैंने गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके हिसाब से कंडीशन पूरी कर दिया। या गवर्नमेंट ने बोला है आप एवरी यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट करेंगे हम आपको 100 रुपीज इंसेंटिव देंगे, तो ठीक है, मुझे ऑर्डर आया, मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया, फॉर्म भर के सीए का सर्टिफिकेट भर के सब क्लेम भी कर दिया गवर्नमेंट से, मुझे इंसेंटिव दो, तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, कंडीशन रिलेटिंग टू ग्रांट्स हैव बीन कंप्लाइड विथ। सेकंड, देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, और पैसा आया नहीं है, आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सेकंड कंडीशन अपने आप फुलफिल हो गई। बट मुझे पैसा मिलने की पूरी रीजनेबल सर्टेनिटी है, डाउट नहीं है, गारंटी नहीं है, गारंटी किसकी भी नहीं होती बट डाउट भी तो नहीं है। जैसे कि मैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम कर रहा हूँ, पास्ट में भी एवरी मंथ मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एवरी मंथ मैं फॉर्म भी भरता हूँ और 6 महीने के बाद पैसे आ जाते हैं, तो इट मीन्स देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रांट। सो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम गवर्नमेंट ग्रांट को एक्रूअल बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। मिल गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट नहीं मिला फिर भी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम अक्रूवल बेसिस पर गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या आप में से कोई लोग दो कंडीशन एक बार बोल देंगे पढ़ के बोल दो जो मैंने लिखी है, कौन सी दो कंडीशन है? अरे जल्दी बोलो, जल्दी से बोल दो। फर्स्ट वन कोई नहीं बोलेगा, मैं ही बोल दूं? चल क्या बोलो, प्लीज बोलो। हाँ, condition relating to grants have to be complied. have been, to be नहीं, have been complied with. Second, certainty of collection of grant. यस, रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन कि हमको पैसा मिलेगा, बिल्कुल सही। चलिए अभी आपको ऐसा टेबल बनाना है, एक पूरा पेज लगेगा, 3 कॉलम करना है, इट विल टेक फुल पेज। टाइप्स ऑफ ग्रांट, treatment at recognition, treatment of refund। ठीक है, अब भी लिखना स्टार्ट करो। बेल आउट ग्रांट, एग्जाम्पल टू एयर इंडिया, या एग्जाम्पल टू दिल्ली मेट्रो लिखूं, मुंबई मेट्रो लिखूं? देखो एग्जाम्पल मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, पता है वो लोग कंटिन्यूस लॉसेस कर रहे हैं, से मुंबई मेट्रो बहुत लॉसेस है, अब लॉसेस फुलफिल करना है तो टिकट का फेयर बढ़ाना होगा, बट टिकट का फेयर बढ़ाएंगे ना, ऑलरेडी अभी आई थिंक सो 20 रुपीज वगैरह तो ऑलमोस्ट है मिनिमम, अब 20 का 40 करेंगे ना तो लोग मुंबई मेट्रो में जाना ही बंद कर देंगे, तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। 20 का 40 रुपीज फेयर डबल करेंगे ना फॉर 10 किलोमीटर, तो पब्लिक विल नॉट गो टू द मेट्रो, तो कंपनी विल बी क्लोज डाउन। और सपोज वो 20 का 20 रखते तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उतने कम टिकट फेयर में उनका एक्सपेंसेस नहीं निकलता है। तो इस सिचुएशन में मुंबई मेट्रो को गवर्नमेंट बोलती है चलो आपका 10 मिलियन 1 करोड़ पैसेंजर हो जाएंगे ना, हम आपको 10 करोड़ रुपीस दे देंगे, चलो बस, तुम भी क्या याद करेंगे। ये पैसा क्यों दिया जाता है? बचत, आई मीन बेल आउट करने के लिए, वरना कंपनियां ही बंद हो जाएगी।
सो जब मैं कंपनी हूं, मुझे पैसा मिला, तब मैंने एंट्री कर दिया बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब क्वेश्चन है, एक गवर्नमेंट ग्रांट कहां लिखूं? उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट एट रिकॉग्निशन। पीएनएल में एज ए इनकम लिखूं, बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी लिखूं, कैपिटल रिजर्व लिखूं, कहां लिखूं? दैट्स अ क्वेश्चन। हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि जब हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है या मिलने वाला है, तब ग्रांट नाम की जो ट्रांजेक्शन है, should it be considered as income in P&L or should it be considered as liability or should it be थोड़ा थोड़ा P&L में लिखो? थोड़ा थोड़ा P&L में लिखने को डिफर्ड वर्ड बोलते हैं। डिफर्ड माने थोड़ा थोड़ा P&L में लिखो या कैपिटल रिजर्व में लिखो, कहां लिखूं? सो दैट्स अ पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। अलग अलग ग्रांट का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। तो आंसर, किसी को आंसर देना है? ये ग्रांट कहां लिखूं? P&L में क्रेडिट लिखूं, बैलेंस शीट लायबिलिटी लिखूं, किधर लिखूं? क्रेडिट ग्रांट इन P&L अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, इसे इनकम मानते हैं, रिफंड नहीं करना है। ऑफकोर्स कुछ कंडीशन होगी। सो बेल आउट ग्रांट का आएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज P&L। सपोज फॉर एनी रीजन ये पैसे रिफंड कर देना पड़ा, फॉर एनी रीजन, तो मैं एंट्री कर देगा ग्रांट टू बैंक। मिला तब बैंक टू ग्रांट था, ग्रांट हमने P&L में लिखा है, तो रिफंड करने के टाइम पर बताओ ग्रांट को कहां डेबिट करूं? रूल्स फॉर रिफंड बहुत सिंपल है। जहां भी मिलने पर हमने क्रेडिट किया है ना, रिफंड पर भी डेबिट वहीं होगा। मतलब यदि मिलने पर ग्रांट को P&L में क्रेडिट लिखा है, तो रिफंड पर भी डेबिट P&L में ही होगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है ना। जहां हमने मिलने पर लिखा है, रिफंड भी तो वहीं से जाएगा। सो ट्रीटमेंट ऑफ बेल आउट ग्रांट खत्म हो गया। बेल आउट ग्रांट क्या होता है? गवर्नमेंट कोई कंपनी, कोई एंटिटी, ज्यादा करके पब्लिक सेक्टर कंपनी वगैरह को बेल आउट करती है। बेल आउट करना माने बचाती है। बहुत सालों पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था ना, इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड, वो डूब रहा था, तब गवर्नमेंट ने उसे बेल आउट किया था। एयर इंडिया को पीरियोडिकली, फ्रीक्वेंटली बेल आउट करने के लिए पैसा मिलते रहता है, क्योंकि कंपनी वरना बंद हो जाएगी। सेकंड, इनकम ग्रांट। एग्जाम्पल, बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड टू अरिहंत ज्वेलर्स। कोई अरिहंत ज्वेलर्स है, उसको गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीस का अवार्ड दिया। वो कैटेगरी में उनका एक्सपोर्ट सबसे अच्छा था। सो बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड टू अरिहंत ज्वेलर्स। तो अरिहंत ज्वेलर को जो भी 1 लाख मिला वो तो इनकम हो गई। अरिहंत ज्वेलर को 1 लाख रुपीस मिला, वो तो उसकी इनकम हो गई। तो कहाँ आएगा? P&L में क्रेडिट होगा। फॉर एनी रीजन, फॉर रीजन हमको नहीं सोचना है। हमको पैसा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद रिफंड करना पड़ा, तो डेबिट कहाँ करूं? अरे जहाँ क्रेडिट होता है वहीं डेबिट होता है ना। फॉर एनी रीजन रिफंड करना पड़ा, उधर ही डेबिट कर देंगे। चलिए, थर्ड, expenses grant for meeting expenses grant for meeting specific expenses.
सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट हमारी कंपनी को, हमारी स्कूल को, कॉलेज को कुछ पैसा देती है फॉर मेकिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे कि जो एडेड स्कूल है, जस्ट 1 मिनट, जो एडेड स्कूल है, सोचो राइट, जैसे कि जो एडेड स्कूल कॉलेज है ना, वो लोग तो टीचर से बहुत कम, स्टूडेंट से बहुत कम फीस लेते हैं। जैसे नरसिंह मोहन जी कॉलेज में 11th एंड 12th की जो स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, वहाँ स्टूडेंट लोग हार्डली 350 रुपीज़ पर ईयर पैसा फीस भरते हैं। अब इमेजिन करो, 350 रुपीज़ पर ईयर, 100 स्टूडेंट है तो ओनली 35,000 ईयरली कलेक्शन फ्रॉम द क्लास होता है। जबकि कॉलेज स्कूल के टीचर की सैलरी 50,000 पर मंथ है, 12 मंथ 6 लाख है। तो सैलरी के पैसे कौन देंगे? गवर्नमेंट देंगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे करंट ईयर में सैलरी ग्रांट मिला 50 lakhs, और उसमें से मुझे सैलरी देना है, नो अदर पर्पस, आई कांट यूज दिस मनी एनीवेयर एल्स। और ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख में से ऑलरेडी मैंने सैलरी पेड टू स्टाफ 40 लाख कर दिया है। अब बताओ 50 लाख की ट्रीटमेंट क्या करूं? रिपीट माय क्वेश्चन। मुझे एक्सपेंसेस करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। दूसरा एग्जांपल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, सब स्कूल कॉलेज योगा डे सेलिब्रेट करो, को एक डे दे दिया है। योगा डे सेलिब्रेट करो मतलब लोकल एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर को बुलाओ, कुछ फंक्शन रखो, योगा करो वगैरह करो, बाद में नाश्ता करके एंड करो। अरे लेकिन वो सब करने के लिए पैसे लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है फॉर एवरी स्टूडेंट 100 रुपीज हम आपको दे देंगे। हमारी स्कूल को 1 लाख मिल भी गया है, पैसा आ गया। अब बाद में उसमें से योगा के लिए हम एक्सपेंसेस करेंगे योगा डे में। तो अब बताओ, ये मुझे स्कूल कॉलेज हूँ मैं, सैलरी मुझे देना है, सैलरी के लिए मुझे सैलरी ग्रांट गवर्नमेंट से 50 लाख दिया है, उसमें से मैं स्कूल कॉलेज सैलरी पे किया 40 लाख, 10 लाख अगले साल पे करेगा। अब बताओ ट्रीटमेंट क्या करूं? किसी को आंसर देना है माइक में? एनीबडी वुड लाइक टू गिव मी द आंसर? सब बैलेंस शीट में होगा। कितना और कैसे और कब तक? कितना कैसे कब तक? तुम सही है, बट मोर एक्स्ट्रा। जितना अनपेड है वो रहेगा बैलेंस शीट में। ओके, सो सेम थिंग आई पुट इट इन दिस वे कि मुझे जब पैसा मिलता है, जब तक एक्सपेंसेस नहीं करता हूं ना, तब तक तो लायबिलिटी में लिख देगा। सो इनिशियली मुझे 50 लाख मिला, मैंने 50 लाख लायबिलिटी में लिखा। फिर ड्यूरिंग द ईयर 40 लाख स्पेंड कर दिया ना, तो 40 लाख में पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट ग्रांट, और 10 लाख बचेगा। पीएनएल में ट्रांसफर करना उसे अमोर्टाइज बोलते। सैलरी तो डेबिट में आ ही जाएगा। तो समझ में मैंने क्या बोला? मुझे जब 50 लाख की ग्रांट मिली, तब मैं कहाँ लिखता हूँ ग्रांट मिला तब? लायबिलिटी। लायबिलिटी में नाम लिखना है। अपन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एक्सपेंस आउट करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसके लिए उसे कभी कभी डिफर्ड ग्रांट वर्ड बोलते हैं। डिफर्ड ग्रांट मतलब थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर करना, एक साथ में नहीं करना पीएनएल में ट्रांसफर। जैसे जैसे एक्सपेंस करेंगे वैसे वैसे करेंगे। तो 50 लाख में से सपोज 40 लाख मैंने स्पेंड किया है, तो 40 लाख को इनकम कर दो, एक्सपेंस तो सामने आएगा ही आएगा, और 10 लाख इधर आएगा। फॉर एनी रीजन, सुनना, कितने लोग को ये ट्रीटमेंट समझ में आई है? एस वर्ड लिखो, ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेंसेस ग्रांट। क्या ट्रीटमेंट है? इनिशियली व्हेन वी गेट इट, पुट इट इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी अंडर द नेम डिफर्ड ग्रांट। डिफर्ड ग्रांट मतलब बाद में पीएनएल में डालेंगे। लेटर ऑन व्हेन यू स्पेंड मनी, ट्रांसफर दैट मच ग्रांट टू पीएनएल क्रेडिट साइड। सो अनस्पेंड अभी भी लायबिलिटी में आएगा। कितने लोग को ये ट्रीटमेंट समझ में आया? एस वर्ड लिखो। तो नहीं समझ में आया एन वर्ड लिखो।
क्या ट्रीटमेंट है? इनिशियली व्हेन यू गेट द ग्रांट, पुट इट इन द लाइब्रेरी अंडर द नेम डिफर्ड ग्रांट, डिफर्ड मतलब बाद में ट्रांसफर करेंगे। देन व्हेन यू स्पेंड, ट्रांसफर दैट मच मनी टू P&L क्रेडिट साइड। अब सोच के आंसर देना। सपोज मैं इसमें से 25 लाख गवर्नमेंट ने बोला वापस दे दो, डोंट से अमाउंट 25 कैसे आया? क्वेश्चन इज डेबिट कहां करूं? मुझे 25 लाख रिफंड देना पड़ा नेक्स्ट ईयर, जो भी रीजन है, डोंट क्वेश्चन द अमाउंट, व्हाई 25 लाख एंड व्हाई रिफंड, बट दिया, मैंने चेक दे दिया, 50% रिफंड मांग लिया। अब बताओ मैं डेबिट कहां करूं? चेक में लिखो, डेबिट कहां करूं? यही सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मेरी लायबिलिटी में 10 लाख पड़ा है अंडर द नेम डिफर्ड ग्रांट, अनस्पेंड ग्रांट 10 लाख। सो बताओ मैं रिफंड कैसे करूं? अमाउंट के साथ में लिखो। अनिकेत, पूरा का पूरा आपको लगता है 25 P&L में डाल दूं तो अभी भी बैलेंस 10 लाख लायबिलिटी में बचेगा। क्या लग रहा है? पूरा 25 लाख P&L में डाल दूं? 15 P&L में डाल दूं और 10 लाख का क्या करूं? यस, आप सही बोल रहे हैं। जो 10 लाख अनस्पेंट है ना डिफर्ड ग्रांट, अभी भी लायबिलिटी में, जो मेरी लायबिलिटी में अभी भी 10 लाख है, वो पहले एडजस्ट कर दो, वो जीरो हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा 15 P&L में जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपका क्या ट्रीटमेंट बना? आई रिपीट दिस ट्रीटमेंट। पहले तो ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट, व्हेन आई गेट अ expenses grant, until money not spent, put it in the liability side, कुछ नाम देना है, don't go by name, तो डिफर्ड ग्रांट या उसका नाम और भी कुछ दे सकते हैं। वो P&L में कब ट्रांसफर करेंगे? जैसे जैसे स्पेंड करेगा P&L क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। अभी भी बैलेंस शीट में दैट रिप्रेजेंट्स अनस्पेंड मनी, बट इन फ्यूचर इफ एनी रिफंड इज टू बी देयर, पहले अनस्पेंड मनी में एडजस्ट कर दो, एक्स्ट्रा रिफंड है तो P&L में जाने दो, ठीक है। चलिए ये बात, द वर्ड डिफर्ड ग्रांट, डोंट गो बाय टेंशन मत, डिफर्ड मतलब धीरे धीरे P&L में ट्रांसफर करना। चलिए, until not spent, putting balance sheet liability side as deferred grant। deferred grant मतलब थोड़ा थोड़ा P&L में जाएगा। when spent, amortize। amortize मतलब क्या? amortize to P&L credit। रिफंड का क्या रूल होगा? रिफंड first refund will be adjusted against unamortized balance, that is liability, and extra refund is debited to
P&L account. First refund will be adjusted against unamortized balance, that's a liability, and extra refund is debited to P&L. ठीक है, आगे जाते हैं. नेक्स्ट वन, ग्रांट एस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. ये क्या होता है? सपोज गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस लगाओ, प्रोजेक्ट लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ. 10 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? 25% हम देंगे, 2.5 करोड़. अच्छा है ना? गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम निकाली है, सब्सिडी स्कीम निकाली है कि जो लोग भी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाएंगे, 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल गिव यू एज ए सब्सिडी. हमने एक प्रोजेक्ट लगाया जिसकी कॉस्ट 10 करोड़ है, सो गवर्नमेंट हमें 2.5 करोड़ दे देगी, कोई इश्यू नहीं है. यदि गवर्नमेंट 2.5 करोड़ नहीं देती थी और फिर भी मुझे प्रोजेक्ट लगाना है, तो एंटायर 10 करोड़ मुझे डालना पड़ेगा. तो अच्छा है ना, यहाँ गवर्नमेंट लाइक ए प्रोमोटर इज पुटिंग मनी, सो इसके लिए उसको बोलते हैं ग्रांट एज ए प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन. एग्जाम्पल, फॉर स्टार्टिंग project in backward area, it is certain percentage of capital invested. अब क्वेश्चन है, मुझे पैसा मिल गया 2.5 करोड़, बैंक टू ग्रांट. ये ग्रांट को कहाँ लिखूं? क्या P&L क्रेडिट में से इनकम समझ लूं, या तो डिफर्ड ग्रांट समझ के थोड़ा थोड़ा P&L में लिखूं, या कैपिटल रिजर्व में लायबिलिटी में लिखूं? क्या लग रहा है आपको? इट्स अ प्रमोटर टाइप कंट्रीब्यूशन. उन्होंने निकाला होता तो हमने कैपिटल निकाला होता था. क्या लग रहा है? इनकम समझ लो, P&L क्रेडिट, या थोड़ा थोड़ा P&L में लिखूं डिफर्ड समझ के, या कैपिटल में लिखूं, या कैपिटल रिजर्व में लिखूं? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कहां क्रेडिट करूं? किसी को आंसर देना है, ट्राई मारना है. डोंट वरी, रॉन्ग हो गया तो भी लिखो ना चैट में, रॉन्ग हो गया तो भी चिंता मत करो. मैं 3-4 चॉइस देता हूं. इनकम P&L क्रेडिट ऑल, दूसरा P&L क्रेडिट स्लोली थोड़ा थोड़ा, तीसरा एड टू द कैपिटल अकाउंट, फोर्थ कैपिटल रिजर्व. चलो 4 में से एक चूज करो. एक भी आंसर नहीं आया, बिंदास बोलो ना, डोंट वरी रॉन्ग होता है तो. क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व, देखो ये इनकम तो है नहीं, बट ये कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल वर्ड तो प्रोप्राइटर के लिए होता है, बट इट इज क्लोज टू दैट. कैपिटल वर्ड प्रोप्राइटर का पैसा होता है ना, हम उनको पार्टनर थोड़ी बना रहे, पैसा रिफंड भी नहीं करेंगे, हमारा हो गया, टेक्निकली प्रॉफिट ही हो गया है, बट ये नॉन बिजनेस प्रॉफिट है, वन टाइम नॉन बिजनेस प्रॉफिट है. सो क्रेडिट इन कैपिटल रिजर्व. बाय चांस रिफंड करना पड़ा, जो भी रीजन है, रीजन पर मत जाओ, तो डेबिट भी तो कैपिटल रिजर्व में ही होगा. इट्स अ नॉन बिजनेस प्रॉफिट है. नेक्स्ट, grant for purchasing non-depreciable asset. Grant for purchasing non-depreciable asset.
एग्जाम्पल सुनो, सपोज गवर्नमेंट को कोई आईआईटी स्टार्ट करनी है, गवर्नमेंट को कोई आईआईटी स्टार्ट करनी है तो मेन तो लैंड लगेगी। पता है गवर्नमेंट क्या करती है, कोई इंस्टीट्यूट पहले तो एस्टेब्लिश करती है, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं ना, वो एस्टेब्लिश करती है, यहाँ ट्रस्ट एस्टेब्लिश करेगा। फिर क्या करता है, कभी कभी गवर्नमेंट खुद लैंड फ्री में अलॉट करती है। सो वो स्कूल कॉलेज ट्रस्ट को गवर्नमेंट लैंड देने के लिए तैयार है फ्री में, बट प्रॉब्लम है वो लैंड वो इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आती है, वो सिटी से 100 किलोमीटर अवे है और इंस्टीट्यूट को लैंड सिटी से थोड़ा नजीक चाहिए था, मे बी से 20 किलोमीटर तक। वैसी लैंड एक अवेलेबल है कोई प्राइवेट पार्टी के पास, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्कूल कॉलेज क्लब ट्रस्ट आईआईटी को, ठीक है हम तुमको 100 करोड़ देते हैं, आप लैंड खरीद लेना। सो यहाँ गवर्नमेंट ने हमें कैश दिया है, ग्रांट फॉर परचेसिंग लैंड, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। मैं लैंड परचेस करेगा, लैंड परचेस करेगा तो लैंड टू बैंक आएगा, बट अभी ग्रांट कहाँ लिखूं, 100 करोड़ मुझे ग्रांट मिला है, वो कहाँ लिखूं। नंबर 1 इनकम में, पीएनएल में। नंबर 2 थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में डिफर्ड ग्रांट। नंबर 3 ऐड टू कैपिटल। नंबर 4 कैपिटल रिजर्व। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, हमको कैश मिला है फॉर बाइंग नॉन डेप्रिशिएबल असेट, वो डेप्रिशिएशन नहीं होने वाला है वो असेट पर, तो ग्रांट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्या इसमें से कंपनी डिविडेंड दे सकती है, ये 100 करोड़ में से क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं क्या पीएनएल में लिख के, नहीं। डिविडेंड तो बिजनेस प्रॉफिट में से देते हैं ना, कमाया हुआ प्रॉफिट में से देते हैं। दिस अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। दिस अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, फॉर एनी रीजन उसको रिफंड करना पड़ा तो कैपिटल रिजर्व में डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इंटरेस्टिंग आ रहा है, अभी हम जो करने जा रहे हैं उसमें से प्रॉब्लम बनने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल सम। ग्रांट फॉर purchasing depreciable asset, example say for purchasing machine, ठीक है। अब सुनना, सपोज मैं कंपनी हूं, मैंने 20 लाख का मशीन लिया है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने मुझे ये मशीन के लिए 5 लाख रुपीस भी दिया है, बैंक डेबिट 5 लाख टू ग्रांट। अब क्वेश्चन है ये ग्रांट कहां लिखूं, शुड आई राइट इन पीएनएल, should I write in balance sheet liability side, should I write asset से less, क्या। मैंने 20 लाख का मशीन लिया है, गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख की ग्रांट दिया मशीन के लिए, मशीन के लिए। सो क्वेश्चन इज 5 लाख कहां लिखूं, बोलिए 5 लाख कहां लिखे, चलो जल्दी से आंसर दो माइक में, आपको जो लगता है आंसर दो, डोंट वरी राइट रॉन्ग, चेक में लिख के मुश्किल हो जाएगा, सर माइक में। लाइबिलिटी। हाँ जल्दी बोलो,
बैलेंस शीट में लायबिलिटी। ओके, देखो ग्रांट कहाँ लिखे बाद में बात करता हूँ। समझो मशीन है 20 लाख का है, लाइफ 10 ईयर्स है, तो पता है वो मशीन का डेप्रिसिएशन 2 लाख एवरी ईयर आएगा। हाँ, अब बोलो ग्रांट का क्या करें। 10 ईयर्स की लाइफ है। एक पॉसिबिलिटी जो आप में अभी भी किसी ने, उसको पहले लायबिलिटी में लिखो, फिर थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर करो। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, बोलता है आप 20 लाख का मशीन को 10 ईयर्स में ट्रांसफर करते हैं ना, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो वैसे ही 5 लाख का जो मशीन है उसको 10 ईयर्स में स्प्रेड कर दो, 50,000 50,000 50,000 एवरी ईयर। क्या ट्रीटमेंट आपको रीजनेबल लग रही है क्या? जैसे मैं मशीन को 2 लाख 2 लाख 2 लाख एवरी ईयर करता हूँ डेप्रिशिएशन, तो 5 लाख में से 10 ईयर्स तो 50,000 50,000 50,000 कर रहा हूँ, और जितना ट्रांसफर नहीं किया है उतना बैलेंस शीट में रहेगा। क्या ये ट्रीटमेंट आपको सही लग रही है? आंसर, आपको ये ट्रीटमेंट सही लग रही है तो वाई लिखो, आपको लगता है ट्रीटमेंट सही मजा नहीं आया तो एन वर्ड लिखो जल्दी से। क्या ट्रीटमेंट बताया मैंने कि मशीन को 2 लाख 2 लाख 2 लाख डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, 10 ईयर्स की लाइफ है इसके लिए, तो ये जो 5 लाख है वो पहला बैलेंस शीट में लिखा। बैलेंस शीट में नाम लिखना है तो डिफर्ड ग्रांट, नाम पर मत जाओ, लिख रहा हूँ डिफर्ड क्योंकि एक साथ में पीएनएल में नहीं लिख रहा हूँ। और मैंने लाइफ ऑफ मशीन में 50 50 50 कर दिया। हाँ, एक ऑप्शन ये था कि पूरा 5 लाख स्टार्टिंग में पीएनएल डाल दो, पर मुझे इसमें मजा नहीं आया। आपको क्या लग रहा है ये जो अभी ऑप्शन है 2 लाख डेप्रिशिएशन एंड 50, वो ठीक लग रहा है तो वाई लिखो, ठीक नहीं लग रहा है मजा नहीं आ रहा है तो एन लिखो। एक भी आंसर नहीं आया, खाली अनिकेत ने लिखा है वाई, उसको ठीक लग रहा है, बाकी सब स्टूडेंट को ठीक नहीं लग रहा है। 26 लोगों को ठीक लगा है, ठीक है मुझे भी ठीक लग रहा है। सो ये जो मेथड है ना उसको नाम दिया मैंने मेथड 2, ग्रॉस मेथड। ठीक है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट, मुझे भी ठीक लग रहा है। क्या है ग्रॉस मेथड? कि मशीन पहला पूरा 20 लाख इधर लिखो और 5 लाख डिफर्ड ग्रांट लायबिलिटी में लिखो, और मशीन का जो डेप्रिशिएशन है वो पीएनएल में डेबिट होगा, और डेप्रिशिएशन का ही जो रेशियो है, डेप्रिशिएशन का रेशियो, वो रेशियो में आप ग्रांट को भी पीएनएल में मैच करो। सो आप डेप्रिशिएशन के सामने ग्रांट को मैच कर रहे हैं, चलेगा। इसको बोलते हैं मेथड 2, ग्रॉस मेथड। आगे चलता हूं, मेथड 1 क्या होता है देखते हैं। सो अल्टीमेटली आप बताइए नेट बर्डन कितना देना चाहते हैं, नेट बर्डन पीएनएल में नेट बर्डन कितना दे रहे हैं? 2 लाख डेप्रिशिएशन माइनस 50,000 की रिकवरी, 1 लाख 50 नेट। अल्टीमेटली आपका नेट बर्डन इन द पीएनएल नेट ऑफ ग्रांट इज 1 लाख 50। तो दूसरे मेथड में क्या कर रहा हूं, नेट मेथड में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मशीन लिया 20 लाख, और ग्रांट जब मिला तब लायबिलिटी साइड में न लिखते इधर ही माइनस कर दिया, 15 लाख नेट वैल्यू हो गया, और ये 10 इयर्स का डेप्रिशिएशन कर दो, तो एवरी ईयर डेप्रिशिएशन 1.5, 1,50,000 एवरी ईयर। क्या ये मेथड भी ठीक लग रही है? ये मेथड भी आपको ओके लग रहा है तो ओ लिखो, ओ फॉर ओके। ठीक नहीं लग रहा है तो एन फॉर नॉट ओके। ये मेथड भी, फॉरगेट द फर्स्ट, ये मेथड भी आपको ठीक लग रही है तो ओ फॉर ओके लिखो। ये मेथड ठीक नहीं लग रही है तो एन फॉर नॉट ओके लिखो। बोलिए, अनिकेत को नॉट ओके लगा, किसी को ओके नहीं लगा है? आंसर नहीं आया है, खाली अनिकेत का एन आया है। तो अभी आंसर सुनो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 दोनों मेथड परमिट करती है, कंपनी कोई भी चूज कर सकती है। कंपनी चाहे तो नेट मेथड पर जाओ, चाहे तो ग्रॉस मेथड पर जाओ। कंपनी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोथ द मेथड परमिट करती है, कंपनी कैन चूज इट्स ओन। सो मेथड 1 नेट मेथड है। नेट मेथड में हम क्या करेंगे, ग्रांट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, मशीन अकाउंट, नेट वैल्यू इज फाउंड,
and net value is depreciated every year. अच्छा, नेट मेथड में फॉर एनी रीजन, एनी रीजन 3 साल के बाद गवर्नमेंट ने बोला पैसा वापस दे दो, तो क्या करूं? कुछ नहीं, वापस दे दो टू बैंक। सर लेकिन इस मेथड से अपनी एसेट की वैल्यू तो कम पे रिकॉर्ड हाँ, बट होगी। बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट उतना ही हुआ है ना, इट कॉस्ट मी 15 लाख, सो इसके लिए परमिट करती है, 3 साल के बाद रिफंड हुआ तो ऑब्वियसली रिफंड मशीन में ही चला जाएगा, सो मेरी मशीन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली वैसे 20 लाख का मशीन है, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने 5 लाख का फंडिंग किया तो इट कॉस्टेड मी 15 लाख। वो लॉजिक है, दैट्स अ लॉजिक। सो आई डोंट से विच वन इज गुड और बैड, आई ओनली सेड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट बोथ द मेथड। सो क्वेश्चन में कौन सा है वो मेथड है, वो मेथड करेंगे हम। दोनों में ट्रीटमेंट वी शुड नो। सो मेथड 1 नेट मेथड में ग्रांट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू मशीन अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एंड नेट वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ। बाय चांस रिफंड करना पड़ा तो फिर मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मशीन टू बैंक स्ट्रेट वे, मशीन टू बैंक करेगा तो मेरी कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी एंड रिवाइज वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड बाद में। और मेथड 2 ग्रॉस मेथड में तो यू नो, ठीक है, इसमें रिफंड करना पड़ा तो क्या करूं? सपोज 2 साल के बाद रिफंड करना पड़ा तो क्या करूं? तो आंसर है बैंक 5 लाख, जो भी मेरा डिफर्ड ग्रांट में बैलेंस होगा, थोड़ा थोड़ा पीएनएल में गया लेकिन कुछ तो बैलेंस बचा होगा ना, उतना करेंगे और बाकी पीएनएल में जाएगा रिफंड। ग्रॉस मेथड में बैंक 5 लाख, देयर इज सम बैलेंस इन द डिफर्ड ग्रांट व्हिच इज अनअमोर्टाइज्ड, वो एडजस्ट करो एक्स्ट्रा पीएनएल में, और यहाँ तो पूरा मशीन टू बैंक, ठीक है। सो लेट्स राइट, हम सम करेंगे इसके, कुछ भी छोटा मोटा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चले लिखना स्टार्ट। मेथड 1, S12 permits both the method. Net method. Such grants are credited to fixed assets itself. Depreciation is charged on net value. Refund के लिए such refund is debited to that fixed asset. And revised value of fixed asset will be amortized, मतलब ट्रांसफर टू P&L. Revised value of fixed asset will be amortized, मतलब depreciated. Depreciated ही लिखो ना, amortized छोड़ के, for remaining life. करेंगे हम सब, अभी करेंगे। Method 2, gross method.
such grants are credited to deferred grant account. And put in balance sheet liability side. It is amortized. मतलब क्या? Transfer to P&L in the ratio of depreciation over useful life of asset. ठीक है, इधर रिफंड के बारे में, टू द एक्सटेंट there is unamortized balance in deferred grant account. The fund is adjusted there and extra refund will be debited in P&L account. रिफंड के लिए टू द एक्सटेंट हम लोग सम करेंगे, इसका हो गया, ये टेबल खत्म हो गया. टू द एक्सटेंट देयर इज unamortized balance in deferred grant account, refund is adjusted there and extra refund will be debited in P&L. हो गया, टेबल इज ओवर. अब हम आगे जाते हैं. टेबल इज ओवर. क्या हम लोग आगे स्टार्ट करें? स्टार्ट करूं आगे? फिफ्थ टेबल खत्म है अभी. इफ एनी असेट is received in kind as a grant that is free, then तो क्या करूं? सुनना. इफ एनी असेट इज रिसीव्ड इन काइंड एज ए ग्रांट दैट इज फ्री, तो क्या? जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई स्कूल कॉलेज स्टार्ट किया है, आईआईटी स्टार्ट किया है और 100 करोड़ की लैंड फ्री दे दिया, तो मुझे एंट्री करना है या नहीं करना है? आई रिपीट, मुझे 100 करोड़ रुपीस की लैंड रिसीव्ड फ्री हो गया,
11th स्टैंडर्ड याद करो, 11th स्टैंडर्ड. व्हाट इज एंट्री फॉर दिस? मैं रिसीविंग बोलता हूं, गिविंग एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स नहीं बोल रहा हूं. व्हाट इज एंट्री फॉर रिसीविंग फ्री सैंपल? 11th स्टैंडर्ड. एडवर्टाइजमेंट. वापस बोलो. एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कैसे हुआ? मुझे मिला है. तुम एंट्री फॉर गिविंग फ्री सैंपल बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स. उल्टा बोल रहा हूं मैं. मुझे मिला है, मुझे कोई कंपनी ने फ्री सैंपल दिया है. अब बताओ. नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है. नो. आपको कभी फ्री सैंपल का ट्रांजैक्शन किया ही नहीं अपनी स्कूल में? आपका फेवरेट बुक कीपिंग टीचर ने? नो. क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आंसर है, आखिरी चांस, अभी भी बोलना है. चलो चैट पर लिख के बोलो. व्हाट्स एंट्री फॉर रिसीविंग फ्री सैंपल? डेबिट किसको करेंगे वो बताओ ना, क्रेडिट छोड़ो. परचेज को. क्वेश्चन ये, व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग फ्री सैंपल? गुड्स वर्थ 1000 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल. सर परचेज को करेंगे. नो. आंसर, नो एंट्री. क्यों? क्या आपने 11th स्टैंडर्ड में ये वर्ड सुना है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? यस सर. अपने नाम सुना 11th स्टैंडर्ड में? What is cost concept? All accounting transactions should be recorded at cost to the business. Free sample cost nothing, no entry. Same way, याद करिए हमारा फर्स्ट सेमिस्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. What was the entry for investment account chapter? Receiving bonus share. बोलो. फर्स्ट ग्रुप मतलब फर्स्ट सेम. आंसर, नो एंट्री. आप क्या अमाउंट कॉलम में कुछ लिखते थे क्या? कॉस्ट कॉलम में नहीं लिखते थे. हाँ, खाली इंफॉर्मेशन फेस वैल्यू कॉलम में आप लिखते थे, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखते थे. नो एंट्री. क्यों नो एंट्री? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये बैकग्राउंड देख के ऐसा हमको लगता है कि मुझे 100 करोड़ की लैंड फ्री में मिली, एंट्री नहीं करनी चाहिए. लगता तो वही है मुझे कि इफ एनी एसेट इज रिसीव्ड इन काइंड एज ए ग्रांट फ्री, तो एंट्री नहीं करनी चाहिए. मुझे भी ऐसा लग रहा है. लेकिन समस्या क्या होगी पता है? मैं एंट्री नहीं करेगा ना, तो 1-2 साल तक तो असेट रहेगी मेरे पास. बाद में कोई फंड कर देगा ना. फंड कर देना समझते हैं क्या? कोई गायब कर देगा असेट, तो हमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि किताब में तो था ही नहीं ना उसका रिकॉर्ड किधर भी. समस्या समझ में आ रही है मेरी? कि जब मुझे कोई असेट फ्री में मिलती है ना, तब 2-4 साल तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 2-4 साल के बाद सडनली कभी कभी वो असेट रातों रात गायब हो जाएगी ना, तो कंपनी वाले को पता भी नहीं चलेगा. इन बिगर कंपनी, छोटी कंपनी में पता चलेगा. क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि उसका अकाउंटिंग ही नहीं है ना किधर भी. तो कोई रास्ता बता सकते हैं? तो आंसर ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आंसर दिया है कि तुम इस प्रकार की असेट को नॉमिनल वैल्यू पर लिखो, ताकि एटलीस्ट रिकॉर्ड तो रहे स्मॉल वैल्यू. भले वो 100 करोड़ की लैंड है, चाहे तो 1 रुपये का एंट्री कर दो, लैंड डेबिट 1 रुपी टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट ही है ना. 1 रुपी लिखो, 100 रुपीज लिखो, 1 लाख रुपया लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू 100 करोड़ है. नेम से स्मॉल वैल्यू पर लिखो. सो अल्टीमेट रूल क्या बन गया? इफ एनी एसेट इज रिसीव्ड इन काइंड एज अ गिफ्ट फ्री, तो रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू माने स्मॉल वैल्यू. उससे फायदा क्या होता है कि वो एसेट का रिकॉर्ड बना रहेगा, वरना नो एंट्री करेंगे तो रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा ना. इसके लिए वो एक एडवांटेज है. आप पब्लिक सेक्टर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे ना, जो 50 इयर्स बैक एस्टेब्लिश हुआ होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, वो वैसे है.
इंफ्रा कंपनियां कि जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी में स्टार्ट किया, 100% ओन बाय द गवर्नमेंट, तो वहां जाके आप देखेंगे ना लैंड शायद आपको 1 रुपये में दिखाई देंगे। क्यों 1 रुपये में दिखाई देगी? क्योंकि वो लैंड गवर्नमेंट ने फ्री दिया था कंपनी स्टार्ट करने के लिए, सो इट इज रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, लिखो ये बात। देन it is recorded as asset, as an asset at nominal value। nominal value किसको बोलते हैं? that is small value। and credit will be given to capital reserve। such assets are not depreciated। जब भी बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तब डिस्क्लोजर होता है ना नोट्स टू अकाउंट्स में। गवर्नमेंट ग्रांट्स recognition policy should be disclosed। मतलब हम गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज करते हैं वगैरह, जो भी हमारी पॉलिसी है डिस्क्लोज करो। if grants have been refunded, if grants have been refunded, reasons of refund of grants should be disclosed। तीसरा, refund of grant is disclosed as extraordinary item in P&L account। P&L account means statement of profit or loss। जो भी हम P&L में लिखते हैं ना रिफंड, वो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बताया जाएगा। पता है ना, P&L में हेडिंग होता है, टैगिंग होता है P&L में, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आएगा। डिस्क्लोजर खत्म हो गया, अभी हम सम पर चलेंगे। अब हम सम पर चलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थियरी खत्म हो गई। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो सम होंगे ना, वो 2 टाइप के होंगे। एक प्रैक्टिकल सम, न्यूमेरिकल, वो तो मैं एक्चुअल बोर्ड पर करेगा, स्क्रीन पर करेगा, आप भी कॉपी करेंगे। दूसरे थ्योरेटिकल केस स्टडी टाइप के, तो उसका हम क्वेश्चन और आंसर रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वो मैं लिखाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आंसर होगा आपके पास।
क्लियर? स्टार्ट करें? खत्म हो गया तो फॉरवर्ड लिखो, तो आई कैन स्टार्ट। चलिए प्रॉब्लम पर। मैंने ये बंद क्यों किया था? कैमरा क्यों नहीं चल रहा है मेरा? क्या आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो, अरे बोलो। यस सर। तो मेरा कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है? फेस दिखना चाहिए ना, कैमरा तो चालू है मेरा। देख लेता हूँ, कैमरा तो स्टार्ट था। हाँ कैमरा तो स्टार्ट है। हाँ अभी आया, आई डोंट नो क्यों नहीं आया था। हम लोग सम करें? चलो चलिए प्रैक्टिकल सम पर चलता हूँ। क्वेश्चन 31 प्रैक्टिकल सम है। ए लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी फॉर 40 lakhs, लाइफ 4 years है, रेसिडुअल वैल्यू इज 8 lakh एंड द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज 16 lakh। मैंने 40 लाख का मशीन लिया है, 4 years की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 8 लाख है, मुझे गवर्नमेंट ने 16 लाख दे दिया है। सो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मैं रिफंड कर रहा हूँ, एंड रिफंड के बाद वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट क्या होगी वो भी बताओ। इफ द ग्रांट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो ये कौन सी मेथड हो गई? नेट मेथड। जो कंपनियां ने नेट मेथड फॉलो किया है, या तो ये कौन सी मेथड हो गई? ग्रॉस मेथड। आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 40 lakhs का मशीन लिया है, 4 years लाइफ है, 8 लाख स्क्रैप वैल्यू है, गवर्नमेंट ने 16 लाख दिया है, मुझे रिफंड की एंट्री पूछा है बोथ द मेथड में। देखते हैं, चलिए आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करो। अभी स्टार्ट करो मेरे साथ। क्वेश्चन 31 फर्स्ट सिचुएशन। क्या है फर्स्ट सिचुएशन? If the grant received is credited to ठीक है। दिखने में बैलेंस शीट कैसे होगी देखते हैं, सुनना। ये हमारी बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट्स है, ये वर्किंग है समझने के लिए। मैंने एक 40 लाख का फिक्स एसेट्स लिया है, कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो आंसर जब मैंने गवर्नमेंट ग्रांट मिला है वो भी इधर ही गया है, क्योंकि नेट मेथड है। सो बताओ मेरी नेट वैल्यू क्या है? सो बताइए मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन पर ईयर, मैं डेप्रिसिएशन कितना होगा? ₹24 लाख की एसेट है, 8 लाख है, लाइफ 4 years है, 24 लाख की नेट एसेट है ना,
उसमें से भी 8 लाख तो स्क्रैप वैल्यू है, इफेक्टिव कॉस्ट 16 लाख है, डिवाइड बाय 4 ईयर्स, सो डेप्रिसिएशन है 4 लाख पर ईयर। सो में फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस थर्ड ईयर। केस 1 है, सिचुएशन 1 है, if the grant received is credited to fixed asset account, so मेरी जो 40 lakhs की कॉस्ट है, गवर्नमेंट गिव्स में 16 लाख, मेरी नेट वैल्यू 24 लाख है, जो 24 लाख 4 इयर्स की लाइफ है, 8 लाख स्क्रैप वैल्यू है, 4 लाख डेप्रिसिएशन, 2 इयर्स हो गया। अब बताओ थर्ड ईयर में मुझे रिफंड कर देना है तो क्या एंट्री करेगा? हम ऑफिशियल एंट्री करेंगे बाद में, आप मत लिखना ये जर्नल, बाद में एंट्री करेंगे टू बैंक 16 लाख, बट डेबिट कहाँ करेगा? वही फिक्स असेट्स अकाउंट में। सो थर्ड ईयर में रिफंड फिक्स असेट्स अकाउंट में ही ऐड कर देगा। ये एंट्री ऑफिशियली लिखेंगे, ये पूछा है, एड रिफंड ऑफ ग्रांट, 16 लाख रिफंड कर दिया, तो मैं रिवाइज वैल्यू कितनी होगी? 32 लाख बन जाएगी, और मेरा रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? हमारा रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो रिवाइज डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 32 लाख की वैल्यू बदली हो गई ना अभी, रिवाइज कॉस्ट 8 लाख तो स्क्रैप है, बैलेंस ओनली 2 इयर्स, तो कितना हो गया? 32 माइनस 8, 24 डिवाइड बाय 2, 12 लाख पर ईयर। कितने लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आया? एस वर्ड लिखो, कैलकुलेशन समझ में आया तो एस वर्ड, पूरा कैलकुलेशन समझ में आया तो एस वर्ड लिखो, अभी तक एक भी एस नहीं आया है, मैं तो सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एस, अब तक तो एक भी नहीं आया है। Those who understood the calculation as word, अनिकेत का आया है, and 26 more people, very good। अब हम एक्चुअल आंसर लिखेंगे, ये वर्किंग है बट बेस्ड ऑन दिस ओनली, आंसर इधर से ही मिल जाएगा। चलो आंसर स्टार्ट करें, इफ यू फिनिश्ड। शुड आई स्टार्ट? चलिए लिखना स्टार्ट, उसी के नीचे द रिसीट of grant was credited to fixed asset account, hence as per AS 12, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, the refund
will also be recorded in fixed assets account, which will increase the value of fixed asset, and the depreciation on the revised value will be charged. For balance useful life of that asset. अब मुझे ए लिमिटेड में जर्नल करनी है, to bank account. Being government grants refunded. Being government grant refunded. Now, balance of fixed asset after 2 years depreciation. Balance of fixed assets after 2 years depreciation is 16 lakh. And after refund in the third year, it is rupees 32 lakh. This revised value of fixed asset is depreciated for remaining useful life and depreciation will be rupees 12 lakh per year from third year. Well, this was our case 1, wherein the receipt of grant was credited to fixed asset account. अब हम केस 2 देखेंगे कि grant received is credited to deferred grant income account.
चले आगे. शुड आई स्टार्ट केस 2? क्या हम लोग सिचुएशन 2 स्टार्ट करें? देखो क्या है सिचुएशन 2. The grant is credited to deferred grant account. सिचुएशन 2 क्या था? Grant is credited to deferred grant account. लिखो. If grant received is credited to deferred grant account, ठीक है. तो देखते बैलेंस शीट बना के पोजीशन पहला समझते वर्किंग. कि पहले तो मैंने फिक्स असेट्स खरीदी 40 लाख की. और जो मनी मिला वो मैंने डिफर्ड ग्रांट में लिखा, थोड़ा थोड़ा पीएनएल में जाने वाला है. दोनों अकाउंट नॉन कनेक्टेड है. फिक्स असेट एंड डिफर्ड ग्रांट आर नॉन कनेक्टेड अकाउंट. ठीक है. अब इसका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना हो जाएगा? $40 लाख कॉस्ट है. स्क्रैप वैल्यू 8 लाख है. 4 years. So that's 8 lakh per year. ठीक है. ये होगा लेस डेप्रिशिएशन. फर्स्ट ईयर. लेस डेप्रिशिएशन सेकंड ईयर. ठीक है. अब सोचिए डिफर्ड ग्रांट का क्या होगा. सोच के आंसर दो. डिफर्ड ग्रांट का क्या करेंगे? सही जवाब गरम जी. ओके. सोच के बोलो. इसका क्या करेंगे? दिस इज ट्रांसफर्ड अमोर्टाइज्ड कहां? टू पीएनएल अकाउंट ओवर द लाइफ ऑफ असेट. कौन सा रेशियो में? इन depreciation ratio over useful life. कितना होगा डेप्रिसिएशन? 8 लाख 8 लाख 8 लाख ना 4 years है. सो रेशियो बताओ. 1:1:1. So 1/4 of 16 lakh, 4 lakh per year. ठीक है.
सो देखो क्या होगा अभी हमारा डिफर्ड ग्रांट 16 लाख लेस फर्स्ट ईयर ट्रांसफर 4 लाख लेस सेकंड ईयर ट्रांसफर 4 लाख सो अल्टीमेटली 2 years के बाद ओपनिंग बैलेंस इन थर्ड ईयर ये बचेगा। ये हमारी वर्किंग है, दिस इज माय वर्किंग। कि फिक्स एसेट अकाउंट में बैलेंस बचेगा, वही तो बैलेंस होगा। लिख दिया। अब रिफंड के बारे में बोलो। अब लिखना मत, बाद में लिखेंगे। मुझे 16 लाख का रिफंड करना है। डेबिट कहाँ करूं? पता है फिक्स एसेट को तो हाथ ही नहीं लगाया था, तो उधर मत हाथ लगाओ। कहाँ? डिफर्ड ग्रांट में बैलेंस कितना है? अभी भी 8 लाख है और बाकी का बैलेंसिंग फिगर 8 लाख पीएनएल में जाएगा। दिस इज द एंट्री फॉर रिफंड। कितने लोग को समझ में आया है? वो ओके वर्ड लिखो, ये पूरा वर्किंग इंक्लूडिंग जर्नल। नहीं समझ में आया है, नॉट ओके लिखो। वर्किंग समझ में आया है, ओके लिखो। एक भी आंसर नहीं आया है, नहीं समझ में आया है, नॉट ओके लिखो। अरे यार कुछ तो लिखो, तो मेहनत लगता है पढ़ाने को, कुछ तो लिखो। समझ में आया है तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया है तो नॉट ओके लिखो। दोनों में से एक तो कुछ लिखो। अरे एक भी आंसर नहीं आया, ना ओके आया ना नॉट ओके आया है, कुछ तो लिखो। अरे यार ये पूरा वर्किंग समझ में आया तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके लिखो। अरे कुछ लिखो लेकिन। अरे ना ओके लिखा है ना नॉट ओके लिखा है, राइट समथिंग। ओह वेरी गुड, आखिर में तुमने लिखा 26 people have written okay. अनिकेत was fastest first, वेरी नाइस। चलिए अब हम वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ठीक है? ये एंट्री भी लिखेंगे। स्टार्ट करें? चलते हैं, स्टार्ट राइटिंग। The receipt of grant was credited to deferred grant account। अब डिफर्ड का टेंशन नहीं लेना, कोई भी नाम दे सकते हैं, विच मीन्स थोड़ा थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर करने वाले थे हम लोग। हेंस एज पर S12, बार बार फिर नाम नहीं लिखना, एक बार पहले लिखा था। It is to be amortized
मतलब ट्रांसफर टू P&L, in the ratio of depreciation. This is hence as per S12 it is to be amortized to P&L in the ratio of depreciation. In this case, मतलब at that time the refund of grant, the refund of government grant will be first adjusted to unamortized balance of deferred grant account and extra refund is charged to P&L account. The journal is deferred grant account जो भी बैलेंस है, एक्स्ट्रा रिफंड जो है ना, तो बैंक अकाउंट being government grants refunded. Deferred grant account will become nil after refund. The fixed assets will continue to be shown in the books at rupees 24 lakh. मतलब रिफंड करने के बाद भी 24 लाख ही होगा. And depreciation will continue to be charged at rupees 8 lakh per year for remaining 2 years. ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया. अब कुछ हम थियरी करेंगे. ये एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, बट वो भी सेम फंडा है, सेम सेम सेम, खाली फिगर चेंज है. वो भी कर देंगे, पर उसके पहले कुछ थियरी करेंगे.
हो गया तो मुझे बोलो, इफ इट इज ओवर लेट मी नो, O4 ओवर टाइप कर लो, तो मैं आगे जाएगा. इफ यू डन अप टू दिस, टाइप O4 ओवर. Once done up to this, type O4 over. अबे यार एक भी O4 ओवर नहीं आया है. नॉट वन O4 ओवर. ऐसा क्यों कर रहे तुम लोग? I got it. 26 people का रिप्लाई आ गया. वेरी गुड. चलिए अभी कुछ थियरी क्वेश्चन. Theory question we'll read, we'll discuss. ठीक है. क्वेश्चन 34. आंसर ऑलरेडी है ये नोट्स में. A limited setup its business in a designated backward area with an investment of rupees 200 lakhs. The company is eligible for 25% subsidy and has received 50 lakhs from the government. Explain the treatment of capital subsidy, मतलब government grant in the books of a company. So हमारा नाम है A Limited. हमने एक बैकवर्ड एरिया में बिजनेस लगाया है. 200 lakhs का प्रोजेक्ट कॉस्ट है. मुझे 25% सब्सिडी मिला है, 50 लाख मिल गया है. बोलो ये सब्सिडी की ट्रीटमेंट क्या है? बताइए. ये जो सब्सिडी मिला है, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, उसका नाम क्या है? नेम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्रॉब्लम, ये सब्सिडी का नाम क्या देंगे? किस प्रकार की गवर्नमेंट ग्रांट है? क्या बोले इसको? द ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ व्हाट? अरे यार चेक में लिखो. चलो तुम लोग भी कमाल है यार. I can't spend so much time on this. This government grant is in the nature of what? नाम तो बताओ. Subsidy for setting up the industry in the backward area. हम उसे क्या बोलते हैं? सही जवाब, promoter contribution. Grant is in the nature of promoter contribution. याद करिए, grant in the nature of promoter contribution की ट्रीटमेंट कहाँ है? कहाँ जाता है हमारी बुक में? कैपिटल रिजर्व में. क्या हम इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं? नो डिविडेंड. ठीक है. बस ये 3 पॉइंट लिखना है. नंबर 1 प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 कैपिटल रिजर्व, नंबर 3 डिविडेंड नहीं दे सकते. बस ये सीए इंटरमीडिएट में 5 मार्क का क्वेश्चन था. ये जो आंसर दे रहा हूं मैं सीए इंस्टीट्यूट का है. एज पर AS12 पैराग्राफ की जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन. देखो एक वर्ड आ गया. That is, they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of a contribution towards total capital outlay. For example, investment subsidy scheme. And no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve. Over. Now, subsidy issued by A Limited is in the nature of promoter contribution since the grant is given with reference to total investment in undertaking and by way of a contribution towards the total capital outlay. No repayment is ordinarily expected. Therefore, this should be treated as capital reserve. Cannot be distributed as dividend. देखो आप 3 पॉइंट कवर अप कर दिया. एक प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रिजर्व, नो डिविडेंड. बस ये 5 मार्क का आंसर में एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है. 3 पॉइंट. चलिए यही क्वेश्चन पहले भी आया है. चलिए ये क्वेश्चन देखिए. 32. Santosh Limited has received a grant of 8 crore from the government for, okay, out of this company distributed 2 crore as a dividend. बाप का माल है क्या? नहीं चलेगा. Because anyway फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है.
Also, Santosh Limited received land free of cost from the state government, but it has not recorded it at all in the books. No money was spent. In the light of S12, examine whether the treatment of both the grant is correct. दो ग्रांट है, एक के बाद एक लेते हैं. पहला बोलिए, हमें 8 करोड़ मिला है फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया. तो आंसर बहुत सिंपल है. इन लोग ने तो आंसर 2 लाइन में इधर लिखा है, बट हमने पहला वाला आंसर देखा है ना. 3 पॉइंट कवर अप करना है. कौन से 3 पॉइंट? कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की नेचर की ग्रांट है, it should be credited to capital reserve, and number 3, it cannot be declared by way of a dividend. So if the company has declared distributed dividend, it's incorrect. दूसरा question, the company has received land free of cost and it is not recorded. बोलता है because no money was spent. ये भी गलत है. बोलो इसका आंसर तुम लोग. लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिला है तो मुझे लिखना है कि नहीं लिखना है? नोटबुक में लिखो. तुम्हारे चैट पर आंसर दो. अरे यार, हाँ रिकॉर्ड करना चाहिए. क्या प्राइस पर? नॉमिनल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू. ये आंसर सही दिया है. इवन इफ द कंपनी हैज नॉट स्पेंड मनी, लैंड शुड बी रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू. ओके, पहले का आंसर जस्ट 3 लाइन में दिया. मजा नहीं आया ये आंसर में. उससे अच्छा तो पहले वाले सब में आंसर था. 3 पॉइंट, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रिजर्व, कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड. ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं. जो भी थियरी क्वेश्चन है सब देख लेते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. तो आपको जो 5-6 टाइप का ग्रांट लिखना है, सामने रिफंड लिखना है. उन्होंने आंसर कैसे दिया है कि सपोज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला ग्रांट है तो याद है ना, वो कैपिटल रिजर्व में था, मिला है तब कैपिटल रिजर्व, तो डेबिट भी, रिफंड भी उधर से ही जाएगा. फिर सपोज वो स्पेसिफिक फिक्स असेट के लिए था, अभी अभी हमने किया ना, तो 2 मेथड हो सकती है, नेट मेथड, ग्रॉस मेथड. सो यदि पहले ग्रांट वाज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट, रिफंड विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ असेट. यदि ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू डिफर्ड ग्रांट, तो फिर रिफंड पहले अनअमोर्टाइज बैलेंस से एडजस्ट करो एंड एक्स्ट्रा को पीएनएल में लिखेंगे. एंड एक्सपेंस वाली ग्रांट, व्हेन द ग्रांट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस वाली ग्रांट याद करिए कि until the amount was not spent, अनअमोर्टाइज है, रिफंड पहले वहां एडजस्ट करो, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट कहां जाएगा? पीएनएल में. सो ये सब का आंसर दिया है. थियोरेटिकल क्वेश्चन था. और एक क्वेश्चन है, सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 2400 lakhs. ठीक है, ड्यूरिंग 10-11. क्यों? फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट. द ग्रांट प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन. वो तो होता ही है ना कंडीशन तो. However, in 11-12 next year, it was found that conditions were not complied and grant has to be refunded. Elucidate, current नहीं, correct accounting treatment. बोलो, मुझे एक्सपेंसेस करने के लिए ग्रांट मिला था, बट पता चला कि मैं वो एक्सपेंसेस नहीं कर पाया और कंडीशन तोड़ दिया, तो रूल क्या है? अभी अभी तो पढ़ा. Until the money spent, it appeared in the liability side, and when refund किया है तो पहला अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस में एडजस्ट करो एंड एक्स्ट्रा रिफंड को पीएनएल में दो. जब भी पीएनएल में आता है, याद रखना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में डिस्क्लोजर होता है. तो यही बात लिखा है कि गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, पीएनएल में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में लिखेगा, लेकिन पहले कहाँ अप्लाई करना है? अप्लाई फर्स्ट टू अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस, उससे एक्स्ट्रा है तो वो पीएनएल में आएगा. एंड जब भी पीएनएल में जाता है तब क्या लिखना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. वही जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है. तो देखो ये टॉपिक में प्रॉब्लम में क्वेश्चन कितना है? 29 रिफंड का थियरी है, 30 भी रिफंड का थियरी है, 31 प्रैक्टिकल सम मशीन का है, 32 में 2 क्वेश्चन था, एक वो कैपिटल सब्सिडी का था और एक लैंड फ्री में मिला था. 33 बाकी है, वो हमने मशीन का भी क्लास में किया ना, वैसे ही समय जो बाकी है, विल डू दैट. 34 थियरी सम है. ठीक है, उसके पहले 31 प्रैक्टिकल था, ये की बाकी है. कौन सा? 33 वो मशीन का है, प्रैक्टिकल सम है. देख लेते हैं, 8 मिनट है. विवा लिमिटेड रिसीव्ड ए स्पेसिफिक ग्रांट फॉर अक्वायरिंग द प्लांट. मुझे 30 लाख का ग्रांट मिला है, 50 लाख का, 150 लाख का मशीन लेना है. मशीन विल हैव ए लाइफ ऑफ 10 years.
द ग्रांट रिसीव्ड वॉज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम, क्लियरली बोला है। मतलब 30 लाख में लायबिलिटी में लिखेगा, ओवर द लाइफ थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ कर जाएगा, पीएनएल में जाने देगा। बट 10-11 में 10-11 मतलब क्या पता है, 9-10-11 3 साल के बाद, ड्यू टू नॉन कंप्लायंस कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट एंड दैट टाइम बैलेंस इन डिफर्ड इनकम वाज 21 लाख। उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, पता है 30 लाख की ग्रांट है, 10 इयर्स की लाइफ है मशीन की, सो 3 लाख हमने ट्रांसफर किया है। 3 इयर्स में डिफर्ड में 3 लाख 9 लाख गया है, 21 लाख का बैलेंस है, बोला है हमको। एंड मशीन की कीमत 105 है, मशीन की कीमत इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? आंसर वेरी सिंपल है। मेरी डिफर्ड ग्रांट में 21 लाख का बैलेंस था, तो रिफंड की एंट्री क्या है पता है, टू बैंक 30 लाख, डिफर्ड ग्रांट में बैलेंस 21 लाख है एंड पीएनएल में 9 लाख हो जाएगा। ये रिफंड की एंट्री है। नो चेंज इन द फिक्स असेट, उसका बैलेंस भी वही रहेगा, डेप्रिसिएशन भी वही रहेगा, नो चेंज। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड इफ ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है, ये नेट मेथड है। तो यदि 84 लाख बैलेंस है और रिफंड कर दिया तो फिक्स असेट्स टू बैंक की एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? फिक्स असेट्स टू बैंक। तो चलिए, कितने लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया? वही मेथड पूछिए, जो लोग को समझ में आया है अरे बोलो ना, वो लोग एस वर्ड लिखो, नहीं हाँ एस लिखो, चलो समझ में आया ये फिक्स असेट 33 वाला, तो एस वर्ड लिखो। आई गॉट 6 मिनट लेफ्ट। अरे बोलो ना, एक तो बोलो। अब क्वेश्चन ये कि मैं अभी लिखूं इसका आंसर कि बाद में लिखूं? 6 मिनट है। बोलिए कि आप कर देंगे? क्या मैं इसका आंसर आप लोग को भेज दूं, आप कर देंगे? क्या मैं इसका आंसर आपको देगा तो आप लोग लिख देंगे नोटबुक में? अरे एक जन तो बोलो, वही सेम क्वेश्चन। क्या मैं इसका आंसर आपको देंगे तो नोटबुक में से आप लिख देंगे, हाँ या ना? अरे यार कुछ तो बोलो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। लिख देना, सेम क्वेश्चन तो है, ठीक है? नहीं तो फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसके पर चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ।